पिछले वीडियो में हमने झारखंड और वैदिक काल का संबंध देखा था कि झारखंड क्षेत्र का मेंशन वेदों में कहाँ-कहाँ पे है, जो वैदिक टेक्स्ट्स हैं उसमें कहाँ-कहाँ पे मेंशन है, उसके बारे में समझा था और उस दौरान यहाँ पे क्या हो रहा था, कैसी चीज़ें हो रही थी। लेटर वैदिक काल तक हम आए थे। इसके बाद हम आज लेटर वैदिक काल से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि अब झारखंड का प्रोमिनेंस कैसे बढ़ता है, क्या-क्या होता है, ये देखते हैं। देखिए, लेटर वैदिक काल को आयरन एज भी कहा जाता है। आयरन एज यानी कि लौह युग, और यहाँ हम कह सकते हैं कि लोहे का औजार का प्रयोग शुरू हो गया है, लेटर वैदिक काल। और इसका मैं थोड़ा सा काल बता दूं कि ये 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक लगभग माना जाता है। इस दौरान यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अब लोहे का जो औजार है उसको प्रयोग में लाने लगे हैं। इसका मतलब ये है, समझिए ध्यान से, कि जो एक चीज़ मैं बता दूं पहले यहाँ पे कि लोहे का औजार का प्रयोग कहने का मतलब ये है कि आपको दिखाई देगा कि जो औजारों का प्रयोग है उसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन कुछ-कुछ होती है। जैसे सबसे पहले आपको दिखाई देगा जब स्टोन टूल्स यूज़ होते थे, यानी कि पत्थर के औजार, उसको हम लोग लिथिक एज कहते थे, यानी कि उसको हम लोग कहते थे स्टोन एज वाला पार्ट। अब स्टोन एज में के बाद आपको दिखाई देगा सबसे पहला जो मेटल यूज़ किया गया इंसानों के द्वारा वो था कॉपर का, यानी कॉपर यूज़। और कॉपर का जो यूज़ हुआ था वो भारत में अगर आप देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले की बात है। और सिंधु घाटी में ब्रॉन्ज का यूज हुआ था, यानी कि कांसा का यूज चल रहा था उस दौरान। यानी कि सबसे पहले कॉपर, फिर ब्रॉन्ज, और फिर आपको लेटर वैदिक काल में दिखाई देगा कि लोहे का भी प्रयोग शुरू हो गया है। और अगर जब लोहे का प्रयोग शुरू होगा तो आपको दिखाई देगा झारखंड का प्रोमिनेंस बढ़ेगा। और यहीं पे आपको दिखाई देगा कि इसी दौरान ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में असुर, बिरजिया, ऐसे कुछ जनजातीय रहते थे जो आयरन स्मेल्टिंग का काम करते थे, यानी कि लोहे को पिघला करके औजार बनाने का काम करते थे। कब की बात है ये? ये बात है लेटर वैदिक काल की। और इसके बाद आपको पता होगा कि लेटर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल की शुरुआत होती है, और उसी समय बुद्धिज्म और जैनिज्म का दौर चल रहा होता है, जो कि झारखंड से काफ़ी कह सकते हैं गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर आप महाजनपद काल को देखें तो महाजनपद काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें सबसे समृद्ध जो था और सबसे शक्तिशाली जो था उसका नाम था मगध। और मगध के शक्तिशाली होने के पीछे और समृद्ध होने के पीछे बहुत बड़ा हाथ झारखंड का था। क्यों? क्योंकि झारखंड में बहुत ही घना जंगल हुआ करता था, आज भी है। और आपको पता है कि इन जंगलों में हाथी पाए जाते थे, आज भी पाए जाते हैं, और लोहे पाए जाते थे, आज भी पाए जाते हैं। तो इनका प्रयोग आपको दिखेगा कि वो युद्ध में करते थे। जैसे हाथी का प्रयोग युद्ध में करने लगे मगध के जो शासक थे वो लोग, और जो लोहे पाए जाते थे उससे क्या होता था कि लोहे के औजार बनाए जाने लगे, अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे। तो युद्ध में काफ़ी प्रभाव दिखा पाते थे मगध के शासक लोग। और साथ ही आपको दिखाई देगा कि इसी औजार से जंगल साफ करके कृषि योग्य बनाए जाने लगा, और खेती करने में भी आसानी होने लगी, तो समृद्धि भी आने लगी। तो मगध के समृद्धि में आपको दिखेगा कि लोहे का पाए जाना, हाथी का पाए जाना, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसके साथ ही अगर आप ध्यान से इस बात को समझें कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में समझें, तो जैनिज़्म का तो गढ़ रहा है झारखंड। आपको पता है कि 24 तीर्थंकर में से 23 तीर्थंकर जो हुए, उन सब का जो कह सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट हुआ, वो पारसनाथ की पहाड़ी में हुआ, जो गिरिडीह जिले में स्थित है। उसके बाद आपको पता है कि उसी के नाम पे पारसनाथ की पहाड़ी या पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर हुए, उनके नाम पे। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो 24वें तीर्थंकर महावीर हुए, महावीर जी ने कहा है, इसको समझें थोड़ा सा ध्यान से, कि एक टेक्स्ट है आचरांग सूत्र कह के। आचरांग सूत्र में ये लिखा है कि महावीर ने इस क्षेत्र को, छोटा नागपुर क्षेत्र को, या कह लीजिए जहाँ पे गिरिडीह पारसनाथ के अगल बगल वाले क्षेत्र को लाघ क्षेत्र कहा गया है या राघ क्षेत्र कहा है। जो उन्होंने कहा था कि ये घृष्ट जनों का क्षेत्र है, मतलब ये असभ्य लोगों का क्षेत्र है। क्यों? हो सकता है कि वो जब भिक्षाटन के लिए गए हों तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया हो। तो ये एक बात उठती है, आचरांग सूत्र में लिखा है जैन धर्म में। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या आती है, जब आप बुद्धिज्म को देखें, आपको पता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, जो कि झारखंड से सटा हुआ इलाका है, यानी कि झारखंड का जो क्षेत्र है उससे सटा हुआ इलाका है, गया का क्षेत्र, बिहार का। और उस समय तो ये पूरा एक ही क्षेत्र, मतलब अभी भी आप देखें तो एक ही क्षेत्र है लगभग। तो वो
ऐसा माना जाता है कि जो बुद्धिज़्म का गढ़ भी ये क्षेत्र रहा है। ख़ास करके जैनिज़्म का अगर मैं आपको बताऊँ तो गढ़ पारसनाथ पहाड़ी जो है, उसके अगल-बगल के ज़िले अगर आप देखें, गिरिडीह है, धनबाद है, बोकारो है, और ख़ास करके दामोदर नदी और कसई नदी का जो किनारा है, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स ज़्यादातर नदियों के किनारे हुआ करता था, और उन क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, जैन स्टैच्यूज़ वगैरह मिले हैं। तो कहा जाता है कि दामोदर नदी का किनारा, कंसई नदी का किनारा, ये सब जैन धर्म का गढ़ हुआ करता था। उसी हिसाब से आपको बुद्ध धर्म का भी गढ़ दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे, वो जब भ्रमण करते थे तो उसमें इस क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने भ्रमण किया, और उसमें आपको दिखाई देगा चतरा के इटखोरी में बुद्ध का बहुत सारे स्टैचू मिले हैं। फिर आपको दिखाई देगा कि आप अगर पलामू के रीजन में आएँ, आप अगर सिंहभूम क्षेत्र में जाएँ, आप रांची, खूंटी, धनबाद, इन सभी क्षेत्रों में आपको दिखाई देगा कि उसके अलावा आप संथाल परगना में भी आपको दिखाई देगा, स्टैचूज़ वगैरह मिले हैं। तो ये पूरे क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि बुद्धिज़्म का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। यहाँ तक आपको पता है कि जोन्हा फॉल को गौतम धारा वाटरफॉल कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, इसलिए उसको गौतम धारा भी कहा जाता है। तो इसलिए, और बहुत सारे ऐसे भी विद्वान हुए हैं जिन्होंने कहा है कि ये क्षेत्र तो उनका कर्म भूमि रहा है गौतम बुद्ध का। तो हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से काफ़ी गहरा प्रभाव यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि मगध महाजनपद में काफ़ी समृद्धि में काफ़ी हाथ था झारखंड का। अब मगध में जब आप आते हैं तो वहाँ पे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में देखने को मिलता है, और वहाँ से शुरुआत होती है। एक थोड़ा और हम समझ सकते हैं कि मेंशन होता है इन क्षेत्रों का, इन जगहों का। कैसे? मौर्य साम्राज्य में आपने देखिए, मैं ज़्यादातर नेशनल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, बस झारखंड का कनेक्शन मैं स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब जो बात कर रहा हूँ मैं, वो बात कर रहा हूँ मौर्यन की। मौर्यन पीरियड में आपको सम्राट अशोक के बारे में आपने सुना होगा। सम्राट अशोक ने बहुत सारे जगह पे, आपको पता है कि रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट बनवाएँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखवाएँ अपने राज्य के बारे में, जिसमें आपको दिखाई देगा कि 13वां रॉक एडिक्ट जो है सम्राट अशोक का, उसमें से अटावी क्षेत्र कहा गया है, या आठवीं या आटविक क्षेत्र कहा गया है झारखंड क्षेत्र को, यानी कि जंगल, फॉरेस्टेड लैंड। उनका जो लिखा हुआ है उसमें ये कहा गया कि जो फॉरेस्टेड लैंड है, जो जंगल से भरा भूभाग है हमारे राज्य में, उसको आटवी कहा गया, या आटविक कहा गया, या अटावी भी कहते हैं उसको। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है, कैसे हम कहते हैं कि इसका मेंशन है इसमें। देखिए, सम्राट अशोक ने एक ऑफिसर नियुक्त किया था इस क्षेत्र में, आटवी क्षेत्र में। किस चीज़ के लिए? वो कहते कि जो जनजाति इस क्षेत्र में रहते हैं, उनको युद्ध में सम्मिलित करना है अपने तरफ से, और उन जनजातियों को मनाना है ताकि वो हमारे दुश्मनों से ना मिल जाएं। ध्यान से समझिएगा। और इसके लिए एक ऑफिसर नियुक्त किया था, और उस ऑफिसर को भी आटविक कहा जाता था। आटविक, बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये सम्राट अशोक के समय की बात है, यानी कि इस क्षेत्र का मेंशन अब तो क्लियरली हमें समझ में आने लगा है। ये पूरा और कितना प्रोमिनेंस बढ़ने लगा ये समझिए इस क्षेत्र में। और सम्राट अशोक का जो समय आपको पता है कि ये जो मौर्य पीरियड था वो बीसी में ही था, यानी कि इस समय आपको दिखाई देगा कि 3rd 4th सेंचुरी बीसी जो चल रहा है, इस दौरान झारखंड का प्रोमिनेंस काफ़ी बढ़ने लगता है धीरे धीरे। अब इसके बाद जो बात आती है यहाँ पे, यानी कि जब सम्राट अशोक या मौर्यन पीरियड जब आपने देख लिया, इसी दौरान आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे शुरुआत होती है जनजातियों में मुंडाओं का आगमन के बारे में, यानी मुंडा शासन के बारे में अब दिखाई देगा। देखिए, मैंने पुराने जनजाति आपको बता दिए, असुर, बिरजिया, बिरहोर, ये सब जनजाति यहाँ के काफ़ी पुराने जनजाति हैं झारखंड क्षेत्र में। उसके बाद जो बड़े जनजाति जिसमें आपको दिखाई देता है, मुंडा हैं, उरांव हैं, संथाल हैं। संथाल तो खैर काफ़ी बाद में आए, वो आपको बहुत बाद में दिखाई देगा, लेकिन खास करके जो आपको दिखाई देगा मुंडा और उरांव है, ये सब भी अब आपको दिखाई देगा कि संथाल भी समझिए कि अब इस क्षेत्र में प्रवेश आपको दिखाई देगा मुंडाओं का और उरांव का। खास करके उरांव के बारे में कहा जाता है कि वो दक्षिण भारत से आए हैं, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है कुड़ुख, उसको कन्नड़ से काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी मिलती है उसमें। तो अब आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे धीरे धीरे मुंडाओं और उरांव वगैरह का आगमन शुरू होगा, और इसके बाद मुंडा शासन की शुरुआत होगी। झारखंड के क्षेत्र में जो जनजातीय शासन व्यवस्था थी उसकी शुरुआत होती है।
यहाँ पे देखिए एक बात बता दूं कि मुंडा शासन व्यवस्था के बाद हम लोग देखते हैं नागवंशी शासन के बारे में। नागवंशी राजाओं का शासन शुरुआत हुई थी छोटा नागपुर क्षेत्र में, और यहाँ पे थोड़ी सी समय को लेकर डिस्क्रिपेंसी है। कहीं कहीं 10th सेंचुरी में माना जाता है उनकी शुरुआत, कहीं कहीं 1st सेंचुरी में उनकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन ज़्यादातर आपको दिखेगा कि 1st सेंचुरी से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि मुंडाओं की शासन के बाद नागवंशी का शुरुआत हुआ था, तो वहाँ पर आपको आइडिया लगने लगेगा। और फिर बहुत सारे ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासक हुए जिन्होंने अपने क्षेत्रों में, खासकर इसमें आपको दिखेगा पलामू का क्षेत्र है, सिंहभूम का क्षेत्र है, फिर आपको मानभूम का क्षेत्र दिखाई देगा, फिर आपको दिखाई देगा छोटा नागपुर का क्षेत्र है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासकों का शासन का शुरुआत हुआ। अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद आगे वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे जनजातियों का इस क्षेत्र में कह लीजिए कि शासन की शुरुआत हुई, और उसके बाद अलग अलग राजाओं का आगमन हुआ, और कैसे फिर यहाँ पे सदानों का आगमन हुआ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सदान मतलब नॉन ट्राइब्स। तो इसके बारे में हम देखेंगे। अब आज यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे आगे के इतिहास के बारे में। धन्यवाद।